हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो आज काफ़ी लंबे दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के EOR राव सैटेलाइट सेंटर का जो आज एग्ज़ाम था। आज की एग्ज़ाम डेट आपको पता ही 3/11/2022 को यहाँ पर डिफरेंट डिसिप्लिन के टेक्नीशियन का, टेक्निकल असिस्टेंट का और अन्य डिसिप्लिन का भी यहाँ पर पेपर था। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक्नीशियन विद फिटर के क्वेश्चन पेपर को। इसमें टोटल 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, जिसके लिए यहाँ पर आपको 90 मिनट का समय दिया गया था और 1/3 यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रखी गई थी। तो ये पेपर बेसिकली मेमोरी बेस्ड एक क्वेश्चन पेपर है। जिन भी लोगों ने इस एग्जाम को अटेंड किया था, काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चंस यहाँ पर सेंड किए हैं, तो उन सभी के कलेक्शन के माध्यम से एक यहाँ पर आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है। तो इसमें हम उस सभी क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए थे और उसका क्या एक्सपेक्टेड आंसर हो सकता है। लास्ट में हम वीडियो के डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज किसकी कितनी जा सकती है। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने उन सभी मित्रों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने समय निकाल कर आप यहाँ पर क्वेश्चन सेंड किए, डिस्कस किए, आंसर किए कि क्या वहाँ पर एग्जाम में था, क्या इसका एक्सपेक्टेड आंसर हो सकता है। तो उन सभी का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, टाइप ऑफ पोलरिटी इन AC वेल्डिंग। AC करंट वेल्डिंग में किस प्रकार की पोलरिटी का प्रयोग किया जाता है। आपको पता ही पोलरिटी दो प्रकार की होती है, स्ट्रेट पोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी। लेकिन जब बात आती है AC अल्टरनेटिव करंट की, तो इसमें किसी भी प्रकार की पोलरिटी का प्रयोग नहीं किया जाता है। पोलरिटी का प्रयोग किस में करते हैं, तो पोलरिटी बेसिकली हम लोग प्रयोग करते हैं DC वेल्डिंग में। तो एज पर माई नॉलेज यहाँ पर नन ऑफ दीज होना चाहिए कि इसमें किसी भी प्रकार की पोलरिटी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आप लोगों की क्या राय है, किसका क्या आंसर हो सकता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना राय यहाँ पर आंसर दे सकते हैं कि AC करंट वेल्डिंग में किस प्रकार की पोलरिटी का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर एक किसी मटेरियल के लिए उसका डायमीटर दे रखा था 2 सेंटीमीटर, कटिंग स्पीड दे रखी है उस पर्टिकुलर मटेरियल की 31.4 मीटर पर मिनट। तो ये बेसिकली माइल्ड स्टील का होती, तो हम कह सकते हैं शायद माइल्ड स्टील के ऊपर यहाँ पर कटिंग स्पीड से रिलेटेड ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। जो कि ड्रिल का डायमीटर दिया गया था 2 सेंटीमीटर और कटिंग स्पीड दिया गया था 31.4। यहाँ पर आपको RPM की गणना करनी थी। तो हम सभी को पता है RPM के लिए फार्मूला क्या होता है। पहले कटिंग स्पीड B बराबर πdn/1000 मीटर पर मिनट। इसमें आप D की वैल्यू, V की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो यहाँ से आपको RPM निकल आएगा। B की वैल्यू 31.4, पाई की वैल्यू 3.14। यहाँ पर D डायामीटर 2 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन फार्मूले में हमें मिलीमीटर में रखना होता है। तो 2 सेंटीमीटर कितने 20 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा, यह आपको निकालना है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी। तो उसका RPM कितना हो जाएगा, 500 RPM हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ये आपको एक फिगर दिया गया था पाइप फिटिंग का और पूछा गया था ये किसका फिगर है। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये किसका फिगर है। ये बेसिकली कुछ इस प्रकार से बना हुआ था। ठीक, इस प्रकार से एक बनाया गया है, ये किसका फिगर है। तो बेसिकली ये एज पर माई नॉलेज यूनियन स्क्रूड ज्वाइंट का फिगर किसका है, यूनियन स्क्रूड ज्वाइंट का ये फिगर है। ठीक, बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टू फाइंड सेंटर ऑफ राउंड बार। एक राउंड बार का सेंटर निकालने के लिए किस कैलीपर का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं किसका प्रयोग किया जाता है, जैनी कैलीपर का प्रयोग किया जाता है राउंड बार का सेंटर निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बी ब्लॉक के स्पेसिफिकेशन से पूछा गया था कि 100 mm का है, 100 mm बेसिक साइज है उसकी, पर्टिकुलर 5 से 100 mm के जॉब को उसको पकड़ना है। ये ग्रेड का बी ब्लॉक है, तो उसकी स्पेसिफिकेशन क्या हो जाएगी। तो उसकी स्पेसिफिकेशन कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि बी ब्लॉक 100/5 to 90 IS 2949। तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, स्पेसिफिकेशन ऑफ बी ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बोरिंग में उसकी सरफेस रफनेस कितनी होती है। जब हम किसी भी होल में बोरिंग ऑपरेशन करते हैं
तो उसके थ्रू हमें वहां पर कितनी सरफेस रफनेस प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1.6 टू 6.3 माइक्रोमीटर या माइक्रोन आप कह सकते हैं। 1.6 टू 6.3 माइक्रोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, वायरिंग से एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया गया था एज पर स्टूडेंट्स के अनुसार। तो वहां पर बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब था वायरिंग के लिए अलाउंस कितना दिया जाता है। अगर डायमीटर डी हो वायर का और प्लेट की थिकनेस क्या हो, टी हो, मतलब थिकनेस टी हो, डायमीटर डी हो, तो वायरिंग के लिए अलाउंस क्या होगा। तो ये होता है 2.5 इंटू डी प्लस टी। क्या होता है 2.5 इंटू डी प्लस टी वायरिंग के लिए अलाउंस हो जाता है। ये बेसिकली निमी के बुक से क्वेश्चंस उठाए गए हैं मैक्सिमम, बट यहाँ पर एमसीक्यू से क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं। जो यहाँ पर क्वेश्चंस आए हैं डायरेक्टली आपके बुक से, उसके सेंटेंस को पिकअप करके बीच बीच की लाइनों से लेकर के क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्म किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वाल्व स्पिंडल थ्रेड, कि वाल्व के स्पिंडल पे कौन सी थ्रेड होती है। तो कौन सी होती है यहाँ पर, एज पर ऑप्शन के अनुसार वाल्व के स्पिंडल पर नकल थ्रेड कटी होती है। ऑप्शन में शायद एक्मे दिया गया था और उसके साथ एक्मे स्क्वायर कुछ ऐसे ऑप्शन थे, बट एज पर ऑप्शन के अनुसार नकल थ्रेड, शायद सॉरी ऑप्शन में स्क्वायर थ्रेड नहीं दिया गया था। ठीक, तो उसके अनुसार एक्मे थ्रेड यहाँ पर सही हो जाएगा कि वाल्व के स्पिंडल पर एक्मे थ्रेड कटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड का कोटिंग फैक्टर होता है उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था 1.4 से 1.5 जो कोटिंग फैक्टर होता है ये किसके अंतर्गत आता है। तो बेसिकली ये मीडियम कोटिंग फैक्टर होता है इलेक्ट्रोड का। लाइट होता है 1.25 से 1.3, मीडियम होता है 1.4 से 1.5 और हैवी होता है 1.5 से 2.2। ये किसका होता है, इलेक्ट्रोड का कोटिंग फैक्टर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक फिगर कुछ इस प्रकार से दिया गया था और पूछा था ये लैप जॉइंट का फिगर है, तो किस प्रकार का लैप जॉइंट है। ठीक, तो टाइप ऑफ लैप जॉइंट यहाँ पर बताना था। तो ये बेसिकली हो जाएगा जॉगल्ड लैप या फिर संक लैप। ये भी निमी के बुक में आपको फिगर मिल जाएगा जब आप खोलेंगे वहां पर सीट मेटल वाला पार्ट। तो टाइप ऑफ लैप जॉइंट में इसको आप पा जाएंगे, जॉगल्ड लैप या फिर संक लैप। नेक्स्ट पूछा गया था एसीटिलीन सिलेंडर जो है, ठीक, एसीटिलीन सिलेंडर में उसका प्रेशर कितना होता है, कितने प्रेशर पर गैस भरी होती है। तो बेसिकली होता है 15 से 16 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 टू 16 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये होता है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए ऑक्सीजन सिलेंडर की तो उसका होता है 120 से लेकर के 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा गया था एसिटिलीन का तो वो 15 से 16 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक माइक्रोमीटर का फिगर दिया गया था और इसमें थिम्बल वाले पार्ट को पॉइंट किया गया था और पूछा गया था ये क्या है। तो बेसिकली थिम्बल के बारे में वहां पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेफ्टी वाले चैप्टर से था, लेजर बीम का वहां पर सिंबल दिया गया था और पूछा गया था ये किसका सिंबल है। तो लेजर बीम के खतरे को वहां पर प्रदर्शित कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम की चिपिंग के लिए चीजल का पॉइंट एंगल कितना होता है। पॉइंट एंगल फॉर चीजल फॉर चिपिंग द एल्युमिनियम तो कितना हो जाता है, 30 डिग्री रखा जाता है एल्युमिनियम की चिपिंग के लिए उसका पॉइंट एंगल। नेक्स्ट, कार्बन स्टील की जब हम एनीलिंग करते हैं तो उस टाइम उसका कूलिंग रेट कितना होता है। कूलिंग रेट फॉर कार्बन स्टील इन एनीलिंग प्रोसेस तो बेसिकली ये 100 टू 150 डिग्री सेल्सियस पर आवर होता है। कितना होता है, एनीलिंग में जब हम कार्बन स्टील की एनीलिंग करते हैं तो उसका कूलिंग रेट 100 टू 150 डिग्री सेल्सियस पर आवर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ बेसिक डायमेंशन। बेसिक डायमेंशन के मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे टॉलरेंस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ होनिंग। होनिंग का प्रयोग किस पर करते हैं, फेरस मेटल पर या नॉन फेरस मेटल पर या फिर दोनों के लिए या फिर नन ऑफ दिस। तो वो जो बेसिकली होनिंग है ये इंटरनल फिनिशिंग की प्रोसेस है, होल्स के लिए प्रयोग की जाती है। तो ये फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल दोनों के लिए बेसिकली प्रयोग की जाती है होनिंग।
नेक्स्ट यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल वाल्व इन न्यूमेटिक। न्यूमेटिक में यहाँ पर कंट्रोल वाल्व का फंक्शन पूछा गया था कि कंट्रोल वाल्व का एप्लीकेशन क्या है, फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, स्टोरेज के लिए, और वहां पर एक दो ऑप्शन दिए गए थे। तो एज पर ऑप्शन, चूंकि पूरे ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, बट एज पर कैंडिडेट इसका ऑप्शन जो आपका था ऑल ऑफ दीज था, चूंकि यहाँ पर कंट्रोल वाल्व को स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व या फिर फ्लो कंट्रोल वाल्व। तो फ्लो भी ऑप्शन में था शायद, और डायरेक्शन का भी शायद ऑप्शन में था, इसलिए ऑल ऑफ दीज की तरफ वहां पर गए थे लोग। ठीक, ये फ्लो को कंट्रोल करता है, डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, और स्टोरेज को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कंपाउंड रेस्ट स्विवेल एंगल हॉरिजेंटली, मींस अप टू व्हाट एंगल वी कैन स्विवेल द कंपाउंड रेस्ट हॉरिजेंटली। कंपाउंड रेस्ट को क्षैतिज रूप से कितने डिग्री के कोण पर झुकाया जा सकता है। तो ये बेसिकली कितना झुकाया जा सकता है, एज पर निमी के अनुसार 360 डिग्री एंगल इसको हम मूव कर सकते हैं, उसको हम स्विवेल्ट कर सकते हैं। बट अगर बात की जाए रिसेंटली पेपर अभी 18 तारीख को एनपीसीआईएल का पेपर था, तो एनपीसीआईएल की जो आंसर की आई है उसमें उन्होंने उसको 45 डिग्री माना, मतलब एक साइड 45 डिग्री, टोटल देखा जाए तो 90 डिग्री उसको स्विवेल्ट कर सकते हैं। बट एज पर निमी के अनुसार यहाँ पर 360 डिग्री इसका आंसर दिया गया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने इसका क्या आंसर लगाया है एग्जाम में, और इसका क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड के बारे में, कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है। यहाँ पर हार्डनेस टेस्टिंग और कुछ दो तीन ऑप्शन दिए गए थे। लास्ट का ऑप्शन वहां पर था आपका रेडियोग्राफिक टेस्टिंग। तो चूंकि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का मतलब होता है ऐसी टेस्टिंग जिसमें हम सैंपल को तोड़ते नहीं है, डायरेक्टली उसका हम क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं। तो रेडियोग्राफी जैसे एक्सरे वगैरह हो गया, आप लोग खुद का एक्सरे करवाए होंगे, तो क्या जस्ट आप एक्सरे रेस पास की जाती है और वहां पर रिजल्ट मिलता है, अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, ये सब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का क्या है, एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बियरिंग यूज्ड फॉर एक्सियल थ्रस्ट एंड रेडियल लोड। पूछा गया था कौन सी ऐसी बियरिंग है जो एक्सियल थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल लोड को भी सहन कर सकती है। तो कहीं कहीं पर इसका आंसर मिलता है टेपर्ड रोलर बियरिंग, और कहीं कहीं पर इसका आंसर मिलता है एंगुलर कॉन्टेक्ट बाल बियरिंग। क्योंकि आज के क्वेश्चन में शायद दोनों ऑप्शन दिए गए थे, टेपर्ड रोलर बियरिंग भी दिया गया था और एंगुलर कॉन्टेक्ट बाल बेयरिंग भी दिया गया था, बट निमी में इसका आंसर एंगुलर कॉन्टेक्ट बाल बेयरिंग है। कुछ अन्य बुकों में इसका आंसर टेपर्ड रोलर बेयरिंग है। आप लोगों के अनुसार इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नर्लिंग से पूछा गया था, जो हम लोग नर्ल यूज करते हैं, नर्लिंग टूल। तो यहाँ पर उसकी पिच दी गई थी कि 1.25 mm का अगर नर्लिंग है, उसकी पिच है, तो किस पिच के अंतर्गत आएगा, मतलब कोर्स होगा, फाइन होगा, या मीडियम नर्लिंग होगा। तो एज पर निमी के अनुसार यहाँ पर अगर 0.75 mm पिच होती है तो आती है फाइन नर्लिंग के अंतर्गत, और 1.25 mm है तो मीडियम नर्लिंग होती है, और कोर्स नर्लिंग होती है 1.75 mm। ऑप्शन आज जो दिया गया था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में दिया गया था 1.25 mm, तो 1.25 mm क्या हो जाएगा, मीडियम नर्लिंग के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पर रिड्यूस इन डायमीटर देख लेते हैं कि अगर हम फाइन नर्लिंग करते हैं तो 0.1 mm डायमीटर में कमी आती है, कोर्स नर्लिंग करते हैं तो 0.3 mm होती है, और फाइन नर्लिंग में 0.2 mm उसके डायमीटर में कमी आती है। क्योंकि नर्लिंग क्या होता है, वो मेटल को क्या करता है, उसी में रिमूव कर देता है हल्का सा, बहुत माइन्यूट मात्रा में, ग्रिपिंग को बढ़ाने के लिए। तो उसमें कुछ ना कुछ डायमीटर में कमी आती है, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है। आज के क्वेश्चन के अनुसार 1.25 mm मीडियम को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था दो पैरेलल शाफ्ट है जो कि एक शॉर्ट डिस्टेंस पर है, तो उनको कनेक्ट करने के लिए कौन सी कपलिंग यूज की जाएगी। द कपलिंग यूज फॉर कनेक्टिंग टू पैरेलल शाफ्ट एट ए शॉर्ट डिस्टेंस हुज एक्सिस आर एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर कहीं कहीं बुकों में इसका आंसर यूनिवर्सल कपलिंग मिलता है, बट एज पर निमी के अनुसार इसका आंसर क्या है, ओल्डम कपलिंग है। आप लोगों के अनुसार इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि आज के पेपर में ये दोनों ऑप्शन एग्जाम में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक बिल्डिंग से पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग गिव्स हायर क्वालिटी।
निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग हाई क्वालिटी देती है? तो वहां पर टिग वेल्डिंग के बारे में दिया गया था, मिग वेल्डिंग दिया गया था और सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग दिया गया था। तो आप लोगों के अनुसार इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? और चौथा ऑप्शन शायद इसमें ऑल ऑफ दीज का भी दिया गया था। तो आप लोगों के अनुसार इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर ड्रॉप कर सकते हैं, बट हमारे अनुसार शायद इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, या फिर टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग इसका आंसर हो जाएगा। एज पर निमी के अनुसार टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑक्सीजन सिलेंडर व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड कट्स ऑन इट्स वाल्व? जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसके वाल्व में किस प्रकार की चूड़ी कटी होती है? तो कौन सी होती है? राइट हैंड थ्रेड काटी जाती है। एसिटिलीन सिलेंडर के वाल्व पर बात की जाए तो वहां पर लेफ्ट हैंड थ्रेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन ऑफ मैकेनिकल कंपोरेटर, जो मैकेनिकल कंपोरेटर होते हैं उसकी मैग्निफिकेशन की रेंज कितनी होती है? तो उसकी मैग्निफिकेशन की रेंज 100 से लेकर के 1000 के बीच में होती है, और इसका जो लीस्ट काउंट होता है 10 से लेके 100 के बीच में होता है। आप लोगों के अनुसार इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट इसका जो होना चाहिए एग्जैक्ट आंसर वो 100 से 1000 के बीच में इसकी मैग्निफिकेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टार्क फॉर ग्रेड 8.8 M8 फास्टनर, अगर 8.8 ग्रेड का M8 का फास्टनर है तो उसके लिए कितना टॉर्क मैक्सिमम अप्लाई किया जा सकता है? इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था, तो इसका कितना होना चाहिए? 28.8 न्यूटन मीटर होता है, एज पर गूगल के अनुसार है ये। जब आप निम्मी के अनुसार जाएंगे तो निम्मी में इसका आंसर 22 न्यूटन मीटर दिया गया था, जो कि आज के क्वेश्चन में उपलब्ध नहीं था, कि 22 न्यूटन मीटर ऑप्शन में नहीं दिया गया था। बट जब हम गूगल की सहायता से इसका उत्तर सर्च करते हैं ग्रेड 8 M8 फास्टनर के लिए, तो इसका उत्तर आता है 28.8 न्यूटन मीटर, जो कि ऑप्शन में था। तो इसका आंसर यही सही हो जाएगा। देखते हैं URSC के द्वारा इसका क्या आंसर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड फॉर कटिंग थिन ट्यूब कंड्यूट पाइप, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। थिन ट्यूब और कंड्यूट पाइप के लिए हेक्सा ब्लेड की पिच कितनी होती है? तो 0.8 mm इसकी पिच रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सीट मेटल के ग्रूबर से संबंधित कोई एक यहाँ पर पैसेज दिया गया था, एक दिया गया था 2 लाइन, और पूछा गया था ये किसके बारे में बता रहा है? तो बेसिकली वो ग्रूबर का यूज था। ग्रूबर का यूज क्या होता है? सीम को लॉक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग टाइप, बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत आती है? तो एज पर कैंडिडेट के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीम वेल्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कॉकिंग टूल से पूछा गया था। कॉकिंग और फुलरिंग आप सभी को पता है सीट मेटल में, तो यहाँ पर कॉकिंग टूल के यूज से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक दिया गया था फिट से संबंधित, उसका बताना था आपको 50 mm उसका बेसिक साइज था। अगर होल बेसिस सिस्टम को वो अपनाता है तो किस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो इसको 50H7/G6 के द्वारा डिनोट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास डी फायर के बारे में पूछा गया था कि क्लास डी फायर के अंतर्गत कौन सी फायर आती है? तो इलेक्ट्रिक और मेटल ये दोनों आती है। तो एज पर ऑप्शन के अनुसार मेटल फायर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर यूज ऑफ बिंचेस पूछा गया था। बिंचेस बेसिकली एज ए क्रोबार की तरह होती है। जब हम इंडस्ट्री में या वर्कशॉप में लोड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी लोड को ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पर कई सारा बिंचेस का यूज दिया गया था। तो एज पर स्टूडेंट्स के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट यहाँ पर कॉमन शोल्डर का परसेंटेज पूछा गया था। तो आप सभी को पता है शोल्डर का परसेंटेज क्या होता है? 50% लेड होता है और 50% टिन होता है, जो कि कॉमन शोल्डर का निर्माण करता है। नेक्स्ट, ये फाइल हैविंग रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एंड टीथ ऑन इट्स बॉटम साइड, कौन सी ऐसी फाइल है जो कि आयताकार शेप में होती है और इसके बॉटम साइड पर तीत कते होते हैं? तो कौन सी फाइल होती है? टिंकर्स फाइल होती है, जिसका ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, यूज ऑफ केरोसिन इन ड्रिलिंग एंड रीमिंग, ड्रिलिंग और रीमिंग करते समय
कूलेंट के रूप में हम केरोसिन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो एल्युमिनियम के जॉब के लिए बेसिकली केरोसिन का प्रयोग किया जाता है ड्रिलिंग और रीमिंग करते समय। देन व्हाट टाइप ऑफ shear यूज्ड टू इनसाइड कटिंग एट इंट्रिकेट वर्क? जब हमें किसी आंतरिक कटिंग करनी है, अंदरूनी कटिंग करनी है और वहां पर बहुत ही संकीर्ण स्थान हो, जगह कम हो, तो उसमें किस प्रकार के शेयर का प्रयोग किया जाएगा? क्योंकि इसका ऑप्शन उपलब्ध नहीं हो पाया है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका हम नहीं बता सकते। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसका कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया था इस क्वेश्चन के लिए और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि जब हमें इनसाइड कटिंग करनी है जहां पर स्थान काफी कम है, तो उसके लिए कौन सी शेयर का प्रयोग किया जाएगा? शेयर आप सभी को पता है, शेयर लीवर कैंची वगैरह, जिससे हम शीट मेटल को क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 95% कॉपर 5% जिंक, तो ये किसको प्रदर्शित करता है? तो ये ग्लिंडिंग मेटल को प्रदर्शित करता है। जो ग्लीडिंग मेटल होती है 95% कॉपर और 5% जिंक के मिलने से बनती है। आभूषण वगैरह को बनाने के लिए बेसिकली ग्लीडिंग मेटल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर ये आपको सिंबल दिया गया था और पूछा था ये किसका सिंबल है? तो ये लुब्रिकेटर का सिंबल है। किसका सिंबल है? लुब्रिकेटर का सिंबल है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि ये बेसिकली उसका क्या नाम, फिल्टर का सिंबल है, लेकिन फिल्टर का सिंबल कैसा होता है? तो फिल्टर के सिंबल में यहाँ पर एक डॉट डॉट लाइन होती, तो ये फिल्टर का सिंबल होता है। अगर ये दोनों डॉट लाइन ना हो, केवल यहीं पर एक सिंगल लाइन हो, तो ये किसका हो जाता है? लुब्रिकेटर का सिंबल हो जाता है। तो ये 40 क्वेश्चन थे ट्रेड थ्योरी के पोर्शन ये से। ट्रेड थ्योरी के पोर्शन बी में 20 क्वेश्चन थे, उसको हम देख लेते हैं, जो कि बेसिकली WCS से रिलेटेड थे। यहाँ पर पूछा गया था फॉर ए रेक्टेंगल इफ इट्स लेंथ इज डबल ऑफ इट विड्थ एंड पेरीमीटर इज 60 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी इट्स एरिया? कोई एक आयत है जिसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि इसका परिमाप 60 सेंटीमीटर हो तो इसका एरिया कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो हम मान लेते हैं कि चौड़ाई x है तो लंबाई 2x हो जाएगी। अब क्वेश्चन के अनुसार अगर देखा जाए कि आयत का परिमाप कितना होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होती है बराबर 60। तो यहाँ से जो हम कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, मतलब उसकी जो चौड़ाई है वो 10 हो जाएगी और लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब एरिया निकालने के फार्मूला आप सभी को पता है, एरिया का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 20 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बेसिकली डक्टिलिटी का डिफिनेशन दे दिया गया था कि एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट ब्रेकिंग एंड ऑल। सो ये क्या हो जाता है, बेसिकली डक्टिलिटी होती है जो कि वायर के रूप में उसको कन्वर्ट कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर प्राइम नंबर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए थे, तो एज पर ऑप्शन के अनुसार उसका करेक्ट आंसर क्या था, 17, 17 उसका सही आंसर था। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था ये बस ट्रेवल 60 मीटर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स एवरेज वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो बस 60 मीटर 5 सेकेंड में तय करती है। तो इसकी हमें क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, 60 है, टाइम है 5। अब ये मीटर पर सेकंड में हमें निकालना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 43.2 किलोमीटर पर आवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था एक बेसिकली कोई टायर था जिसका डायामीटर दिया गया था 300 mm और दिया गया था आरपीएम 60 आरपीएम मतलब राउंड पर मिनट, तो उसकी पेरीफेरल स्पीड कितनी होगी, उसकी परिधीय गति कितनी होगी? तो आप सभी को पता है परिधीय गति निकालने के लिए या स्पीड निकालने के लिए क्या बी बराबर पाई डी एन बटा 1000 होता है। तो क्या होता है, पाई डी एन बटा 1000 मीटर प्रति मिनट में होता है, निकालना था मीटर पर सेकेंड में, तो इसके लिए यहाँ पर 60 से इसको और डिवाइड कर देंगे, फार्मूला में वैल्यू पुटअप कर दीजिए। पाई डी के मान 300 है, 60 बटा 1000 बटा 60, 60 से 60 कैंसिल, 0 0 0 0 कैंसिल, तो 0.3 पाई मीटर पर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया था 9a³ + 8b³ - c³ + a³ - 4b³
+3, बेसिकली क्या लिखा हुआ 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सी का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट मतलब गुणांक, तो सी के पहले कोई अंक नहीं है, जहां पर कोई अंक नहीं होता है वहां पर क्या होता है, एक होता है। और चूंकि साइन क्या लगा है, माइनस लगा है, तो इसलिए कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा इसका, -1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो डायरेक्शन होता है किस नियम के अनुसार दिया जाता है, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड के नियम के अनुसार इसको डिफाइन किया जाता है। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड लॉ है उसी के द्वारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डायरेक्शन बताया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर पाई/4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना था, तो वेरी सिंपल है, पाई की वैल्यू आप 180 पुटअप कर दिए, 4 से डिवाइड कर दिए, कितना हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर कोई दिया गया था, जे से कोई नाम था, ए से कोई नाम था और पी से कोई नाम था। ठीक, तो मान लीजिए जे किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, ये उसी काम को 12 दिन में करता है, पी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म कर पाएंगे। तो यहाँ पर 10, 12 और 15 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। तो 10 को जब आप 60 को 10 से डिवाइड करेंगे 6, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4, मतलब जे एक दिन में 6 काम करता है, ए एक दिन में 5 काम करता है और पी एक दिन में 4 काम करता है। ठीक, जे एक दिन में 6, पी एक दिन में 4, ए एक दिन में 5 काम करता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5, 6, 11, 4, 15, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 15 काम करेंगे। और काम कितना है टोटल आपके पास 60 है, तो कितना हो जाएगा 60/15 टोटल इक्वल टू 4, मतलब टोटल काम कितने दिनों में हो जाएगा, 4 दिनों में पूरा काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट की डेफिनेशन दी गई थी, बेसिकली पूछा गया था यहाँ पर एज पर स्टूडेंट्स के अनुसार कि किस प्रोसेस के द्वारा मेटल की मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज किया जा सकता है, तो किसके द्वारा, हीट ट्रीटमेंट के द्वारा बेसिकली उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर एक इलिप्स का न्यूमेरिकल दिया गया था, इलिप्स के बारे में पूछा गया था जिसका मेजर एक्सिस 10 सेंटीमीटर है, माइनस एक्सिस 6 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया कितना हो जाए इलिप्स का। तो हम जानते हैं मेजर एक्सिस 2a होता है, तो 2a बराबर 10 दिया गया था, तो a बराबर आ जाएगा 5। माइनर एक्सिस 2b होता है, तो 2b बराबर 6 दिया गया था, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3। अब जब एरिया का निकालते हैं तो एरिया बराबर क्या होता है इलिप्स का, पाई ए इंटू बी, तो पाई ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3, 5 3 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, थीटा के किस मान के लिए साइन की वैल्यू अधिकतम होती है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा द साइन विल हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू, सो नथिंग बट इट इज 90 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो साइन का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, और कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया था नाइट राइडिंग क्या है, तो नाइट राइडिंग बेसिकली केस हार्डनिंग की एक प्रोसेस होती है, एक विधि होती है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पूछा गया था कि ये किसके बराबर होता है, तो ये 76 मीटर ऑफ Hg पारे के बराबर होता है, 1 atm इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। नेक्स्ट पूछा गया था ए की पावर यम इंटू ए की पावर एन इज इक्वल टू, सो इट इज नथिंग बट ए की पावर यम प्लस एन, अगर ए का घात यम गुणे ए का घात एन है तो ये की पावर यम इंटू एन हो जाएगा। अगर बेस आपस में समान है, आधार समान है, तो घातांक आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कंडीशन ऑफ कोन्स इक्विलिब्रियम, कि कोन जो है किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में होगा। तो मान लीजिए ये आपका कोई क्या है, कोन है, ठीक है, ये है हमारा कोन है, ये इसका बेस है। तो कोन इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब ये अपने बेस के द्वारा किसी फ्लैट पर स्थित होगा। मान लीजिए कोई फ्लैट है और यहाँ पर अगर हम कोन को इस प्रकार से लाई कर देते हैं, इसके बेस पर रख देते हैं, तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो एज पर ऑप्शंस के अनुसार शायद इसका तीसरा नंबर ऑप्शन, कि जब हम कोन को क्या करते हैं, उसके बेस के सहारे फ्लैट पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर यूनिट ऑफ मोमेंटम के बारे में पूछा गया था, तो मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी,
तो मास का क्या हो जाएगा यूनिट, किलोग्राम हो जाएगा, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो मोमेंटम की यूनिट क्या हो जाती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान का किलोग्राम, वेग का मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पूछी गई थी कि किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में होगा, तो जब रिजल्टेंट फोर्स का मान क्या होता है, जीरो होता है, तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही था जीरो। नेक्स्ट यहाँ पर साइड ऑफ ये स्क्वायर इज यक्स, फाइंड रेशियो ऑफ एरिया एंड पैरामीटर। यहाँ पर पूछा गया था कोई एक स्क्वायर है, कोई एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, एक्स है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो, तो इसके एरिया क्षेत्रफल और पेरीमीटर परिमाप का जो अनुपात है, रेशियो है, वो क्या होगा। सो एरिया अपान पेरीमीटर नथिंग बट एरिया साइड इंटू साइड, पेरीमीटर 4 इंटू साइड हो जाएगा। तो साइड यक्स इंटू यक्स बटा 4 इंटू यक्स, यक्स से यक्स कैंसिल आउट, तो यक्स बाई 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पेपर का पूछा गया था, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दी गई थी 25,000, प्रॉफिट दिया गया था 6%, सेलिंग प्राइस आपको निकालना था। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस नथिंग बट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 25,000 है, प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कितना है, 6% है, तो 25,000 का 6% निकालेंगे तो 1,500 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 26,500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया यूआरएससी के टोटल 60 क्वेश्चंस को, जो कि आज के टेक्नीशियन भी फिटर के एग्जाम में पूछे गए थे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जिन लोगों ने पेपर को अटेंड किया है, आप लोगों का एज पर इस आंसर की के अनुसार, एनालिसिस के अनुसार कितने मार्क बन रहे हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है आप लोगों का, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बट एज पर माई एक्सपीरियंस, हम अगर अपने अनुभव के आधार पर बताएं, तो चूंकि ये मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है ये निमी से है। ठीक, अब निमी में भी क्या है, ये एमसीक्यू से क्वेश्चंस नहीं लिए गए, ये कहाँ से क्वेश्चन है, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो बुक के जो पैराग्राफ है, जो लाइनें हैं, जो फार्मूले हैं, उसी के बेसिस पर यहाँ पर क्वेश्चंस को फॉर्म किया गया है। तो चूंकि एमसीक्यू मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं, बुक थोड़ा कम लोग पढ़ते हैं, तो इसे देखा जाए इसका कट ऑफ आउट ऑफ 60 में से, तो जनरल के लिए जिनका 55 के समथिंग यहाँ पर मार्क्स आ रहे हैं, उन लोगों के चांसेस हैं सिलेक्शन के। अब इसी के अनुसार ओबीसी का जो है वो 44 43 के समथिंग हो जाएगा। एससी एसटी के लिए आप कह सकते हैं अगर 50 प्लस स्कोर है तो उनके चांसेस हैं स्किल टेस्ट में शॉर्टलिस्ट होने के। तो फाइनल अगर देखा जाए तो इसकी जो कट ऑफ है वो 50 से लेकर के 55 के बीच में जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन ऑफ एरर लगभग 5 से 6 क्वेश्चन का यहाँ पर रहेगा, लगभग सभी स्टूडेंट के कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत हो गए हैं। ठीक, तो इसलिए 55 के ऊपर, शायद 55 के ऊपर इसकी मेरिट नहीं जानी चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।